गुड आफ्टरनून। अभी हम फिज़िकल ज्योग्राफी के बारे में चर्चा कर रहे थे और फिज़िकल ज्योग्राफी में हम देखेंगे शैल अथवा चट्टान। तो देखिए, शैल अथवा चट्टान के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। शैल शब्द जो है उसको अंग्रेजी में हम रॉक्स के नाम से जानते हैं। और ये जो रॉक्स है, रॉक्स अथवा चट्टान से सामान्यतः हम ये समझते हैं कि किसी दृढ़ भूखंड के लिए या बहुत ही कठोर जो कोई भाग बना हुआ है उसी को चट्टान कहते हैं। लेकिन भूगर्भ शास्त्र में इसको व्यापक अर्थ में लिया जाता है और चट्टान का या शैल का अर्थ जो है वो दृढ़ भूखंड से नहीं होता, अपितु स्थलखंड जिससे बना हुआ है, यानी स्थलखंड का जो निर्माणक पदार्थ है उस समस्त को हम चट्टान कहते हैं। तो इसमें भूगर्भ शास्त्र में हम इसको व्यापक अर्थ में प्रयोग करते हैं, जिसमें संपूर्ण जो भूगर्भ इसका पृथ्वी का जो निर्माण हुआ है या संपूर्ण स्थलीय भाग का निर्माण हुआ है उसको समस्त को हम चट्टान कहते हैं। यानी स्थलमंडल की रचना जो है वो चट्टान से हुई है। स्थलमंडल का एक अंग्रेजी में इसको लिथोस्फीयर नाम से पुकारते हैं। तो लिथोस्फीयर का मतलब भी, जो लिथोस्फीयर शब्द है वो लिथास प्लस स्फीयर शब्द से बना है। तो लिथास का मतलब जो है वो चट्टान ही होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्थल भाग की या स्थलमंडल की रचना जिससे हुई है उसे हम लिथोस्फीयर के नाम से जानते हैं। और लिथोस्फीयर जो है वो लिथास और स्फीयर शब्द से बना है और लिथास शब्द का अर्थ चट्टान ही होता है। तो यानी स्थलमंडल चट्टान से बनता है। इस प्रकार से भूगर्भ शास्त्र में इसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि स्थलमंडल के निर्माणक पदार्थ जो है वो समस्त चट्टान की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें हम देखते हैं चट्टानों के बारे में। तो चट्टानें कितने प्रकार की होती है। देखिए, चट्टानें जो है वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली चट्टान होती है आग्नेय चट्टान, दूसरी होती है परतदार या अवसादी चट्टान और तीसरी होती है कायांतरित अथवा रूपांतरित चट्टान। सबसे पहले हम इसकी चट्टान के बारे में जो है वो आग्नेय चट्टान के वर्गीकरण के बारे में हम देखते हैं, या आग्नेय चट्टान के बारे में देखते हैं कि इसकी क्या विशेषताएं होती है। तो आग्नेय चट्टान जो है इसके बारे में सबसे पहले मैं बता दूं कि आग्नेय चट्टान संपूर्ण पृथ्वी के निर्माण में इसका योगदान 75% से भी अधिक है। लेकिन अगर हम बात करें पृथ्वी की सतह के निर्माण की तो इसमें इसका योगदान बहुत कम है, 10 या 15% योगदान होगा। क्योंकि आग्नेय चट्टान जो है उसका महत्व क्षेत्रीय विस्तार की दृष्टि से नहीं है, अपितु इसका महत्व मास की दृष्टिकोण से या द्रव्यमान के दृष्टिकोण से इसका महत्व अधिक है। क्योंकि आंतरिक भाग जो है पृथ्वी का वो अधिकांशतः आग्नेय शैलों से बना हुआ है, जबकि इसकी ऊपरी जो परत है वो परतदार शैलों से बनी हुई होती है। अब देखिए, आग्नेय चट्टान जो है इसको प्राइमरी रॉक्स कहते हैं या प्राथमिक चट्टान के नाम से इसको जानते हैं। इसको प्राथमिक चट्टान इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई तो सर्वप्रथम इसी चट्टान का निर्माण हुआ और जो बाकी की दोनों चट्टानें हैं वो आग्नेय चट्टान के निर्माण के पश्चात बनी। तो इस प्रकार से ये प्राथमिक चट्टान हुई। अब आग्नेय चट्टान की हम कुछ प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानते हैं। और वर्तमान में देखिए,
आग्नेय चट्टान का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से होता है। जब ज्वालामुखी प्रस्फुटित होते हैं तो उनसे निकलने वाला लावा जो है वो आग्नेय चट्टान का निर्माण करता है। आग्नेय चट्टानों की जो प्रमुख विशेषताएं वो कुछ इस प्रकार से होती है कि ये रवीदार होती है। रवों का आकार छोटा या बड़ा हो सकता है। वो इस बात पर डिपेंड करता है कि आग्नेय चट्टान धरातल के आंतरिक भाग में ठंडी हो रही है या फिर ऊपर बन रही है, यानी इसके निर्माण स्थल के आधार पर रवों के आकार में फ़र्क आ जाता है। आंतरिक भाग में जो मैग्मा है वो शीघ्रता से ठंडा नहीं हो पाता, देरी से ठंडा होता है, जिसकी वजह से उसमें रवे जो है वो बड़े आकार के बनते हैं। और बाहर निकलने के बाद जब लावा धरातल पर फैल जाता है और ठोस रूप धारण करता है तो उसमें रवों का आकार बहुत छोटा होता है, क्योंकि ये शीघ्रता से ठंडा हो जाता है। इस प्रकार से इसमें रवे पाए जाते हैं। दूसरी विशेषता इसकी होती है कि इसमें रंध्र नहीं पाए जाते, यानी ये सुराख या सिंक्स वगैरह नहीं पाए जाते इसमें। इस प्रकार से ये कुल मिला के एपोर्स होती है, पारगम्य नहीं होती जल के लिए। तीसरी विशेषता इसकी होती है कि आग्नेय चट्टान जो है वो बहुत ही कठोर होती है, जो कि खुर्ची नहीं जा सकती। इसको अगर हम तोड़ें तो तोड़ सकते हैं, तोड़ भी मुश्किल से सकते हैं, बाकी इसको खुरचना संभव नहीं है। ये कुछ विशेषताएं हैं आग्नेय चट्टानों की। अभी देखते हैं आग्नेय चट्टानों का वर्गीकरण देखते हैं। तो आग्नेय चट्टानों का हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो आंतरिक आग्नेय शैलें, जिसको भी दो भागों में बांट सकते हैं, एक पातालीय और एक उपपातालीय, और दूसरी है बाह्य आग्नेय शैलें। तो आंतरिक आग्नेय शैलें जो है उसमें पातालीय या प्लूटोनिक जो है वो बहुत ही गहराई पर बनने वाली चट्टानें होती है। ये अत्यधिक गहराई पर बनती है, जैसे ग्रेनाइट इसका प्रमुख उदाहरण है। और उपपातालीय जो चट्टानें होती है, आइपीबेसिल जो चट्टानें होती है, ये चट्टानें कम गहराई पर बनती है, यानी मैग्मा धरातल के आंतरिक भाग से ऊपर की ओर जाने के क्रम में बीच में कोई अवरोध आ जाने की वजह से वहीं रंध्रों में या दरारों में जमा हो जाता है, जिससे जो चट्टान बनती है उसको उपपातालीय कहते हैं। इस प्रकार की चट्टानों में डाइक सिल वगैरह, बेतोलित वगैरह बनते हैं। और जो बाह्य आग्नेय चट्टानें हैं उसमें बेसाल्ट वगैरह है या बहुत सारे प्रकार की चट्टानें हो सकती है। बेसाल्ट इसका सर्वोत्तम उदाहरण है, यानी जब मैग्मा धरातल के ऊपर निकल जाता है और इसके पश्चात में ये धीरे धीरे ठंडा होकर शीघ्रता से ठंडा हो जाता है, क्योंकि बाहर का वातावरण जो है वो टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता बाहर के वातावरण का। तो इस प्रकार की जो चट्टान होती है उसको हम बाह्य आग्नेय शैल के रूप में जानते हैं। अब दूसरा एक वर्गीकरण संरचना के अनुसार इसका वर्गीकरण देखते हैं हम आग्नेय चट्टान का। तो संरचना के अनुसार वर्गीकरण में हम देखते हैं कि आग्नेय चट्टान जो है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो अम्लीय और एक क्षारीय या पेट्टिक। क्षारीय को पेट्टिक शब्द से अधिक संबोधित किया जाता है, पेट्टिक या बेसिक सेल कहते हैं, और अम्लीय को एसिड बोलते हैं। जब आग्नेय चट्टान में सिलिका की मात्रा 65% से अधिक होती है तो इसको हम अम्लीय चट्टान के नाम से जानते हैं। और यह लावा अधिक गाढ़ा होने के कारण शीघ्रता से ठोस हो जाता है। ग्रेनाइट इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। पेट्टिक जो बेसिक शैलें जो होती है इसमें सिलिका की मात्रा 55% से कम होती है और पेट्टिक लावा पतला होने के कारण से बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है तथा देर से ठंडा होता है। और जिन चट्टानों में सिलिका की मात्रा 45% से भी कम होती है उनको हम अति पेट्टिक या अल्ट्रा बेसिक सेल्स के नाम से जानते हैं। बेसाल्ट, गैब्रो और डोलोमाइट इसके उदाहरण हैं। अब आग्नेय शैलें एक इसकी आग्नेय शैल की जो विशेषताएं हम देख रहे थे, इसमें एक विशेषता ये भी है कि इसमें जीवावशेष नहीं पाए जाते, जिसका कारण ये बताया जाता है कि या तो आग्नेय चट्टान जब बनी थी उस टाइम धरातल पर जीव जंतु थे ही नहीं, तो उसकी वजह ये भी एक वजह है कि इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते, फॉसिल्स नहीं पाए जाते। और दूसरा कारण ये भी है कि चूंकि इसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, जैसे मैग्मा है तो मैग्मा का टेम्परेचर हज़ारों डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो उसकी वजह से इसमें जीवों का रहना या जीवों का पनपना अथवा वनस्पति का इसमें रह पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर वनस्पति या कोई जीव जंतु होगा भी तो वो जल जाएगा, इतने अधिक तापमान से जल के नष्ट हो जाएगा, इसलिए इनमें जीवावशेष नहीं पाए जाते। इनमें सामान्यतः धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं।
अब दूसरी जो चट्टान है वो है परतदार चट्टान। तो परतदार चट्टानें जो है उनके ये द्वितीयक चट्टान है एक प्रकार से, क्योंकि आग्नेय चट्टानें जो होती है उनके अनाच्छादन से अपक्षय और अपर्दन के परिणाम स्वरूप और इनके अन्यत्र निक्षेप होने के परिणाम स्वरूप जो नवीन चट्टान बनती है उसको हम कायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। रूपांतरित चट्टान जो होती है इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार होती है कि ये इसमें रवे नहीं पाए जाते, ये रंध्रदार अथवा अरंध्रदार दोनों प्रकार की हो सकती है। छिद्र पाए भी जा सकते हैं और नहीं भी पाए जा सकते। जैसे चिक्का एक परतदार चट्टान है जिसमें कि छिद्र नहीं पाए जाते, और बालू का पत्थर जो है ये एक परतदार चट्टान है जिसमें कि छिद्र पाए जाते हैं। इसी प्रकार इनमें रवे नहीं पाए जाते। और इसके अलावा आग्नेय चट्टानें कुछ परतदार चट्टानें खुरची जा सकती है और कुछ नहीं खुरची जा सकती। सामान्यतः ये खुरची जा सकती है, लगभग ऐसी ही होती है। तो थोड़ी कठोर हो सकती है लेकिन फिर भी खुरची जा सकती है। और इनमें जीवावशेष पाए जाते हैं, और इनके जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट हो रहा है परतदार चट्टानें, तो ये इनमें परतें पाई जाती हैं, लेयर पाई जाती है। उन परतों को एक दूसरे से पृथक भी देखा जा सकता है या पहचाना जा सकता है। अब जो अवसादी शैलें हैं इनका हम अगर वर्गीकरण करें तो इनको हम उत्पत्ति के आधार पर अवसादी शैलों को वर्गीकृत करें तो इसमें सागरीय शैलें मान सकते हैं हम एक तो, जो कि सागर में तलछट के जमा होने से बनती है। नदीकृत मान सकते हैं, जो कि नदियाँ अवसाद को अपने साथ ले जाकर और कहीं अन्यत्र जमा कर देती है, जिससे नदीकृत अवसादी शैल का निर्माण होता है। झीलकृत या लेक्यूस्ट्रीन शैल जो है वो झीलों के अंदर अवसाद के जमा होने से बनती है। और हिमानीकृत जो आग्नेय अवसादी शैल है ये हिमानी के द्वारा लाया हुआ टिल जो होता है, जो कि हिमानी के साथ चलने वाला अवसाद है उसको टिल बोलते हैं, उसके जमा होने से हिमोड या मोरेन के नाम से जानते हैं वैसे इसको। और टिल ये अवर्गीकृत मलबा होता है जिसमें बड़े छोटे सभी प्रकार के कण एक साथ पाए जाते हैं। तो इनके जमा होने से जो चट्टान बनती है उसको हिमानीकृत बोलते हैं। वायुकृत भी हो सकती है, वायु के द्वारा निर्मित। परतदार शैलों की प्रमुख विशेषताएं हमने देखी, तो इनमें परतें पाई जाती है, आसानी से खुरचा जा सकता है, ये रंध्र युक्त होती है, शैलों की परतों के मध्य में जीवावशेष मिलते हैं, इनमें कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं, यानी धात्विक खनिज नहीं पाए जाते हैं, इनमें ज़्यादातर कार्बनिक खनिज पाए जाते हैं। इन शैलों का प्रदर्शन अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है क्योंकि ये कोमल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती। संरचना के आधार पर परतदार शैलों का वर्गीकरण अगर करें तो हम इनको रासायनिक शैलें मान सकते हैं एक तो, जिसमें कि कई प्रकार के रासायनिक तत्व जल के साथ में घुल करके और अन्यत्र जमा हो जाते हैं, जिससे जल भाप बनकर उड़ जाता है। उसके पश्चात जो जमाव होता है उसको हम रासायनिक अवसादी शैल कहते हैं। दूसरी कार्बन प्रधान जो शैलें हैं उनमें कार्बन का अंश पाया जाता है। जैसे जो कोयला है ये एक वनस्पति अंश के जमा हो जाने और लाखों करोड़ों वर्षों के पश्चात इनमें रूपांतरण से इसका निर्माण होता है। तो ये एक प्रकार से कार्बन प्रधान शैल हम इसको मान सकते हैं। तीसरा है चूना प्रधान शैल। तो इसमें चूना जो है वो बहुत सारे जीव जंतुओं के अस्थि पंजरों के अवशेषों से प्राप्त होता है, यानी चूने को सागरीय जीव जल में चूना पाया जाता है, इसको सागरीय जीव खाते हैं और फिर अंततः ये जब मर जाते हैं तो इनके अस्थि पंजरों से, इनके अस्थि पंजर जो होते हैं वो अंततः अवसाद के रूप में बदल जाते हैं, जिसमें कि चूने का अंश काफ़ी अधिक पाया जाता है। तो ऐसी चट्टानें होती है उनको चूना प्रधान शैलों के नाम से हम जानते हैं। जैसे डोलोमाइट, इसी प्रकार बालू का प्रधान शैल है तो इसमें बालू और बजरी अधिक पाई जाती है। इसी प्रकार चिक्का प्रधान शैल है तो इन शैलों में बारीक कणों वाली मिट्टी की अधिकता होती है और यह छिद्रदार नहीं होती है। प्रमुख परतदार शैलें जो है वो बलुआ पत्थर, चूने का पत्थर, खड़िया, डोलोमाइट, ये जो है वो प्रमुख परतदार शैल हैं। तीसरी चट्टान है कायांतरित चट्टान। तो कायांतरित चट्टान जो है वो आग्नेय और अवसादी दोनों प्रकार की चट्टानों में रूपांतरण के फलस्वरूप बनती है। और रूपांतरण आग्नेय और अवसादी दोनों ही प्रकार की चट्टानों में होता है। रूपांतरण होता क्यों है? रूपांतरण के कुछ तत्व होते हैं, जैसे अत्यधिक ताप या अत्यधिक दबाव
या फिर जल के स्पर्श से मूल चट्टान में जब रूपांतरण हो जाता है तो ऐसी चट्टान को क्वायांतरित या रूपांतरित चट्टान के नाम से जानते हैं। तो रूप परिवर्तन होने से चट्टान में टूट फूट नहीं होती, अपितु उसका जो मूल संरचना जो है वो परिवर्तित हो जाती है। तो जब मूल संरचना परिवर्तित हो जाती है, चट्टान के जो गुण हैं वो बदल जाते हैं, और ऐसे बदले गुणों वाली चट्टान को हम क्वायांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं, जो मूल चट्टान से अधिक कठोर भी हो सकती है। पहले अगर कठोर थी तो बाद में कोमल भी हो सकती है, या पहले कोमल थी बाद में कठोर हो सकती है, पहले रंध्रदार थी तो बाद में अरंध्रदार हो सकती है। तो यानी रूपांतरित चट्टान जो मूल शैल से अलग प्रकार की होती है। इसमें जो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं होती है वो होती है कि ये गौण चट्टानें होती है एक प्रकार से, क्योंकि इनका निर्माण अन्य शैलों के कायांतरण अथवा रूपांतरण से होता है, और ये मौलिक शैल की अपेक्षा अधिक संगठित व कठोर होती है। सामान्यतः ऐसा देखने में आया है कि मौलिक शैल की अपेक्षा जो आग्नेय शैल, जो कायांतरित शैल है, वो अधिक कठोर होती है। इनमें धात्विक खनिजों की अधिकता होती है, फलतः आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। तो इनमें धात्विक खनिज अधिक पाए जाते हैं, और ये शैलें अछिद्रदार होती है, तो इनमें यानी छिद्र नहीं पाए जाते। अब हम कुछ प्रमुख शैलों के उदाहरण देखते हैं जो पहले मौलिक थी और उनका बाद में कायांतरण हुआ। तो जैसे बालू का पत्थर है, उसमें रूपांतरण से एक क्वार्टजाइट में बदल जाता है। ग्रेनाइट है, ये रूपांतरण से नाइस में बदल जाता है। चूना पत्थर है, ये रूपांतरण से संगमरमर में बदल जाता है। शैल है, वो परिवर्तन से स्लेट में बदल जाती है। लिग्नाइट है, वो क्रमशः बिटुमिन्स और एंथ्रेसाइट में बदल जाता है। और कोयला जो है वो रूपांतरण से हीरे में भी परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कायांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण हैं। चट्टान नाम का हमारा चैप्टर पूर्ण होता है। धन्यवाद।